मोहम्मद तमीम से बात करते हैं। शुक्रिया हेटेरोडॉक्स। हाँ जी तमीम, क्या हाल है, कैसे हो आप? हेलो। हाँ जी, क्या हाल है, कैसे हैं आप? बस अल्लाह का करम, ठीक है। वो आपकी आवाज कम है भाई, अपनी आवाज जरा माइक वगैरह ठीक करें। हेलो हेलो हेलो, आ रही हाँ है? जी, माइक ठीक करें। हाँ जी, आ रही है जी, आ रही हाँ, मैं ये कह रहा था कि मैंने कुछ जो है, आपको मैंने पिछली बार ही कहा था कि मैं कुछ हदीस शरीफ और कुरान की कुछ आयतें लाऊंगा, जो कि प्रूव करती है कि कुरान एक सच्ची किताब है। पहले बताएं। तो मेरा पहला है कुरान में चैप्टर 51 वर्स 47, आप निकाले। वहां पर एक्सपेंडिंग ऑफ यूनिवर्स के बारे में अल्लाह ताला ने मेंशन किया है। अच्छा उसके जी, बारे में आप क्या? कौन सी है जी? 51? चैप्टर 51 वर्स 47। 47? 51 की 47? हाँ, इसका आप इंग्लिश हाँ जी। ट्रांसलेशन निकालना, वो उर्दू वाला नहीं। अच्छा, हम अरबी पे ही बात ना कर लें, क्या जरूरत है इंग्लिश उर्दू की? क्या ख्याल है? मैं कह रहा हूँ ट्रांसलेशन नहीं नहीं, इंग्लिश अरबी वाली। पे बात करते हैं ना, हम इंग्लिश और उर्दू की बात क्यों करें? हम अरबी पे बात अरबी करते हैं। अरबी निकालो, ठीक है, उसके नीचे हाँ ट्रांसलेशन रखना है ठीक इंग्लिश है। की। निकाला। हाँ जी, तो मुझे बताएं क्या है इसमें। वल समा बैनहा, हमने आसमान को बनाया यदीन, अपने हाथ से, व इन्ना लमौसून, और हम इसको कुशादगी अता करने वाले हैं। अच्छा जी, बताएं। मैंने कहा ना इंग्लिश का आप निकाले। नहीं इंग्लिश, यार अरबी जब आपके सामने है, लमौसून का मतलब है कि हम इसे फैलाने वाले हैं या इसे कुशादा करने वाले हैं, जैसे एक खेत नहीं होता कुशादा, उस तरह। ठीक है, तो अब बताएं हाँ, तो इसमें से वही क्या तो। आप निकालना चाहते हैं। इंग्लिश ट्रांसलेशन के ऊपर आपको ज्यादा एतबार क्यों आ रहा है, मुझे ये बताएं। ये और तफसीर मुझे है ना, तो बताएं मैं कि आसमान को हाथ से अल्लाह ने बनाया है। पहली तो मुझे ये बात बताएं कि आसमान है किधर है। आसमान क्या है, चलेंगे, मुझे ये बताएं पहले सबसे। आसमान आसमान क्या तो है भाई, बताओ। आसमान तो स्पेस है ना। अच्छा, आसमान स्पेस है, तो जमीन क्या फिर? आई मीन, मैं मेरे कहने का मतलब है कि जो ऊपर है वो आसमान है, नीचे है जमीन। क्या है इसमें, तो अच्छा, सिंपल सा। तो मुझे बताएं कि अगर स्पेस आसमान है तो चांद आसमान में है? हाँ, चांद आसमान में है? चांद स्पेस है। ये चांद स्पेस है। नहीं नहीं, आपने थोड़ी देर पहले कहा था कि स्पेस आसमान है। ये कहा था कि नहीं कहा था? आसमान आसमान बेसिकली एटमॉस्फेयर को शायद कहते हैं। उर्दू मैंने कहा ना, आप इंग्लिश का अगर निकाल दे तो उससे ज्यादा चंदा, नहीं सही नहीं है। नहीं नहीं नहीं, एक मिनट, आप अपनी बात अब बदलने लगे। आपने थोड़ी देर पहले कहा था कि स्पेस आसमान है। अच्छा चलें, फिर मुझे बताएं कि आसमान क्या है, बताएं। आसमान तो मतलब जो भी एटमॉस्फेयर ऊपर आपको दिख रहा है वो ब्लू कलर का अच्छा, है, तो वो आसमान। आसमान जो है वो स्पेस है? नहीं मतलब यानी स्पेस तो आसमान जो है उसके वो बाहर है। एटमोस्फेयर है? मतलब स्पेस उसके बाहर है, स्पेस तो जैसे हम कहते हैं पूरी यूनिवर्स को ही स्पेस। अच्छा, तो यानी आप कह रहे हो कि, यानी अब आप मुझे ये नहीं बता पा रहे कि स्पेस आसमान है कि एटमोस्फेयर आसमान है, मुझे ये बताएं। या ये मतलब ये उर्दू है और इंग्लिश है, आप उसको मिक्स कर रहे हो, कुछ तो यार गड़बड़ है। इंग्लिश और उर्दू की मिक्स की बात नहीं है चंदा मेरे। क्या यार आप खुद स्पेस ही आसमान कंफ्यूज है या एटमोस्फेयर आसमान है, दोनों में से एक को चुन लो। एटमॉस्फेयर। एटमोस्फेयर आसमान है। और अगर मैं आपको कहूं कि कुरान कहता है कि एटमोस्फेयर आसमान नहीं है, तो फिर आप क्या करोगे? आप देखो। यार आप लोगों का मसला ये है कि आपकी गलतियां भी हम ही सही करें और आपको सब कुछ हम यही खुद ही बताएं हम, ठीक है? यहाँ सीधे लिखा है कि वी हैव मेड ये और वी आर एक्सपेंडिंग इट, हैव मेड द हाँ यूनिवर्स हाँ, अभी बता देते हैं एक्सपेंडिंग इट। आपको, यार आप फिक्र ना करें, अभी आपको सब कुछ बताएंगे। ठीक है। आप दूसरी आयत पे क्यों जा रहे हैं, इसका हाँ, तो बताओ। दूसरी आयतें क्यों ना दिखाएं? कुरान में अगर एक आयत भी झूठ है ना, तो कुरान झूठ है। आपको ये बात समझनी चाहिए, अल्लाह अपनी नहीं किसी मैं एक बात में भी झूठा नहीं हो सकता। ठीक है। अब आपने कहा था कि एटमोस्फेयर आसमान है ना, तो मेरे भाई, व लकद जीनना, और हमने सजाया, अल समाल दुनिया, यानी सबसे करीब के आसमान को, बमसबी हाँ व जालना रजूमन, हाँ हमने सबसे करीब के आसमान को सितारों से सजाया। ठीक है, हाँ सही है। यानी हमने सबसे करीब के आसमान को किससे सजाया? चिरागों से जलाया। अब मुझे यह बताएं कि एटमॉस्फेयर में कौन से स्टार्स हैं,
बताएं मुझे। And we have certainly beautiful the nearest heaven with the lamps and weird. अब आप मुझे बताएं कि अब एक बात तो ये कंफर्म हो गई है कि एटमॉस्फेयर ठीक है, आसमान नहीं है, तो फिर अब आसमान क्या, चलें बताएं मुझे। ये तो नियरेस्ट हेवन की बात कर रहे हैं ना हम, हाँ, देखिए। तो नियरेस्ट हेवन कौन सा है, मुझे अब ये बताएं। इस आयत से तो साफ पता लग जाता है कि कुरान का मतलब हेवन से क्या है, नियरेस्ट हेवन क्या है, बताएं अब जरा। हेवन तो जन्नत को कहते हैं ना। अच्छा, तो ये फिर इधर अल्लाह पागल हो गया ना कि ये कह रहा है कि सबसे करीब के आसमान में हमने चिराग लगाए, तो चिराग कौन से हैं बताएं। चिराग, ये तो जन्नत में चिराग लगाए ना, तो अभी इधर अच्छा, तो ये नहीं, अब ये सारी दुनिया के मौलवी ये कहते हैं ये सितारों की बात हो रही है, सारी दुनिया के मुफस्सर ये कहते हैं सितारों की बात हो रही है, और अब आपने ना, मैं बताऊं, ये तो लोग ना जन्नत के जलेबियां बनाते सितारों हैं, से नहीं चुप लगाया चुप, ना। ओ चंदा चुप चुप चुप, ओ चुप, बोलना नहीं अभी। लोग बनाते हैं जलेबियां, आपने करने शुरू कर दिए जलाब। ठीक है, समझ आई ये बात। लोग बनाते हैं जलेबियां, आप करते हो जलाब। ठीक है, क्योंकि आपको ये बात समझ नहीं आ रही। असल में पता है आप लोगों के साथ प्रॉब्लम क्या है, आप एक नॉनसेंस बुक की जितनी भी सेंस बनाने की कोशिश करेंगे, अरे आप आप, नॉनसेंस ये बनते जाएंगे अलग और बुक आयत है, मैंने नॉनसेंस की दूसरी नॉनसेंस ही आयत रहेगी। देखी। तो चंदा मेरे, आयत कुरान की है ना, मेरी अपनी तो नहीं है। कुरान की अगर और एक आयत झूठी इसमें ना, क्या है? कुरान की एक आयत की तफसीर दूसरी आयत की रोशनी में 100% हो सकती है, क्योंकि अल्लाह अच्छा का ठीक है, कलाम इसमें अल्लाह के क्या कलाम को कहते हैं? एक्सप्लेन कर रहा है। इस आयत से यह पता लग रहा है कि अल्लाह ने जो आसमान जिसको कहा है ना, वो जगह जहां पे सितारे हैं, और सितारे किधर हैं, सितारे स्पेस में हैं। ठीक है, अच्छा। अब अल्लाह ने जिस चीज को आसमान कहा है वो स्पेस है असल में, मगर मजे की बात यह अरे है कि यार, उसी स्पेस में चांद है। ना ना जी यार, चुप करो, चुप चुप चुप। ठीक है, अल्लाह ने जिस आसमान में सितारे बनाए हैं ना, वही आसमान है। ठीक है, और चांद भी उसी आसमान में है। और मजे की बात यह है कि अल्लाह बेचारे को यह नहीं पता कि जमीन भी उसी आसमान में है, क्योंकि जमीन भी स्पेस में है। ठीक है, तो अल्लाह जब आसमान और जमीन की तफरीक दिखाने की कोशिश करता है ना, ठीक है, और ये कहता है कि फलां आसमान है, बेसिकली ये एक नॉनसेंस बात है, इलॉजिकल बात है। ठीक है, मतलब समझ गए हो बात, क्योंकि जमीन भी उसी स्पेस में है जिसे अल्लाह आसमान कह रहा है। ठीक है, ये पहली तो ये बात यह है। हेवन हेवन का वर्ड इस्तेमाल किया है ना खुदा ने, तो तो हेवन यार पे यहाँ है पे सितारे। मेरे चांद बेचारे, मेरे प्यारे चांद, अलसमा का मतलब होता है बुलंदी। ठीक है, समझ गए हो। ठीक है, इस आयत से और जो भी ये साबित होता है, उस जन्नत वाली नहीं है, आयत का आपने तो जवाब अल्लाह ही नहीं दिया। जन्नत कहता है कुरान में। ठीक है, खैर छोड़िए इस आयत को, मैं आपको दूसरी आयत दे देता हूँ, ठीक है, अगर आपको ये वाली समझ में चलें, एक तो गई ना, अब आपको समझ आ गया, इसलिए आगे जा रहे हैं क्योंकि इस आयत से कुछ नहीं निकला, वही है, बल्कि मतलब उल्टा मुझे कुरान की आपका जवाब समझ नहीं कुरान आया। की बेइज्जती हो गई है, इसलिए अब आप आगे जा रहे हैं। ठीक है, चलें, चले नहीं जाएं नहीं, आगे, कोई अगली भी नहीं, बता आप देते हैं आपको। कोई नहीं, मैं बता देता हूँ। आप चैप्टर और ये 21 आपको वर्स मैं ये बता 33। दूं कि अल्लाह अगर 100 बातें करे ना, उनमें से एक भी साइंसी तौर पे गलत नहीं हो सकती, तो ये पहली होगी ये गलत, अभी साइंसी तौर पे टोटली। आप ठीक मेरी है, बात सुनिए ना, अभी आपकी मैं आपको इससे 10 बात और भी हुआ। करके दिखा दूंगा, कोई मसला नहीं है। ठीक है ना, मैं आपको देखिए, मैं इसके बाद आपको एक और आयत पेश करूंगा, मगर आप फिर पता नहीं दूसरी आयत से उसी नहीं, का कुछ दूसरी अलग ही आयत मतलब में निकालो, यार, कुछ आपको निकालते हैं। आपको ना मोहम्मद तमीम टी शाह, आपको असल में ये बात समझ नहीं आती कि अल्लाह की आयतें हैं ये सब, मेरी नहीं है। दूसरी आयत आप ले आते हो यार, एक आयत अगर दूसरी दूसरी नहीं, आयत को झूठा कुरान साबित की करती है, तो दूसरी है। कुरान का तो ये दावा है कि तुम इस किताब में तजाद नहीं पाओगे, तो एक आयत दूसरी को जब झूठा कर देती है तो इसका मतलब है तजाद आ गया है। कुरान तजाद से भरी हुई किताब है, ये सिर्फ अल्लाह के दावे हैं कि नहीं है। कोई नहीं, अल्लाह कोई नहीं, झूठा दूसरी है ना, हर आयत। आयत में तो झूठ बोलता है अल्लाह। कोई नहीं, छोड़े आप क्या है, आप दूसरी आयत पे। छोड़ दिया, छोड़ दिया। चलो, कुरान का जो चैप्टर 21 है उसकी वर्स 33 निकाली। अच्छा, चलें, सूरह अंबिया की आयत नंबर 33 आ गई, चलें, ये भी कर लेते हैं यार। ये तो मैं आपको बताऊं, ये आयतें वो हैं जो कि मेरी ऑडियंस को रट चुकी हैं। लोग अभी हंसेंगे इसके ऊपर, ठीक है, और लोगों को ये भी पता है कि मैं कहूंगा क्या इस पे, क्योंकि लोग मेरे ये आर्गुमेंट रट चुके हैं अभी तक। ठीक है, अच्छा चलें, आप ये आयत अब आप मुझे पढ़ के सुनाएंगे, ठीक है, और इसका मतलब भी मुझे समझाएंगे आप। चलें, समझाइए। ठीक चलें, ठीक है, ये सूरह अंबिया की आयत नंबर 30 है। ठीक है, ये इसका इंग्लिश भी है और उर्दू भी है। चलें, पढ़ें और बताएं मुझे कि ये क्या कह रही है और इसमें मौजा क्या है, ये भी बताएं। है, एक सेकंड। ये ये 33 मैंने आपका कहा ना, आपने 30 निकाला। हाँ, तो ठीक है, 33 निकाल देते हैं यार, क्या है इसमें। हाँ जी,
हम्म, ये क्या है आपने नहीं। वैसे 30 कही थी अभी और अब आप 33 कहने लग गए हो। चलें बताएं 33 क्या कह रही है। हाँ देखिए, एंड ही एंड इट इज ही हु क्रिएटेड द नाइट एंड द डे एंड द सन एंड द मून, ऑल हेवनली बॉडीज इन एन ऑर्बिट आर स्विमिंग। ये देखिए ऑर्बिट का यहाँ पर जिक्र किया है। अच्छा तो फिर क्या ये इसमें, क्या मिरेकल इसमें क्या है? अरे यार, पहले कैसे लोगों को पता था ऑर्बिट में स्विम कर रहे हैं ये सन मून वगैरह, या जो भी ये हेवनली बॉडीज ये। आपको, आप ये समझते हो कि हजरत मोहम्मद ने ये बात पहली बार बताई थी कि सन और मून के ऑर्बिट्स हैं? हाँ। अच्छा, तो यार मुझे एक बात बताएं कि अगर आपको किसी बात का नहीं पता, यानी आप एक मामले में जाहिल हैं, तो जहालत दलील कैसे बन सकती है? पता नहीं। आपको पता है कि हजरत मोहम्मद के आने से 800-900 साल पहले यूनानी सन और मून और मार्स और जुपिटर और इन सब के ऑर्बिट्स पे किताबें लिखते थे, लिख के अब गए हुए हैं। रेफरेंस दे दी, हाँ जी, रेफरेंस तो दे यार दी। आप जाके जरा देख लें, अरिस्टोटल ने भी लिखी हैं, सोक्रेट्स ने भी लिखी हुई हैं, अरिस्टार्कस था, अरिस्टागोरस था, इसके ऊपर मैं बकायदा वीडियोस भी बना चुका हूं, वो वीडियोस भी आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, आप इस बात का रेफरेंस दे देंगे हजरत मोहम्मद से पहले किसी ने नहीं कहा था, मुझे दें रेफरेंस चलें, क्योंकि ये तो कॉमन नॉलेज क्यों? था कि ये सब के सब ऑर्बिट्स इनके अपने हैं। ये आप कह रहे हैं कि इससे पहले भी लिख चुके हैं? हाँ जी बिल्कुल, हजरत मोहम्मद ने कॉपी की है, यहां पे प्लेजरिज्म चल रहा है, चोरी। ठीक है, ये समझ गए हो? ठीक है, मैं आपका कोई नहीं, मैं दूसरी आय, मैं आपको आप हदीसें जितनी दे आयत सकता हूँ। लगाओगे हर आयत में से यही निकलेगा। चलें आप तीसरी ले आए, अब चलें, दो पे तो आप इस अभी तक बारी फरार हो चुकी है ना। इस बारी मैं हदीस शरीफ का बता, हदीस हाँ शरीफ जी हाँ बता जी, दूं मैं? हदीस शरीफ, हदीस शरीफ अगर बताओगे ना, हदीस शरीफ में तो फिर ऊंट का पेशाब लिखना भी लिखा हुआ है। ठीक है, तो पियोगे फिर, ये भी बताना मुझे। अभी अरे कुरान पे भाई बात आप कर लो, जो, हदीस की बाद में बात अरे करेंगे अरे वो कोई किसी और ज़ईफ दिन। हदीसें होती है, अब जिस पे हम हदीस तो बात फिर ये कर हो रहे हैं जाती है, वो। नहीं नहीं चंदा मेरे, ये जयीफ और स्ट्रांग जो है ना, ये यहां पे नहीं चलता। यहां तो सारी कोई हदीस नहीं। मानो या सारी छोड़ो, क्योंकि अगर आप समझते हो कि हदीस हजरत मोहम्मद की या इस्लाम को सच्चा साबित कर सकती है, तो फिर हम वो वाली हदीसें भी लेके आएंगे जिनमें हजरत मोहम्मद ये कह रहे हैं कि मक्खी के एक पर में बीमारी और दूसरे में शफा होती है, इसलिए जब दूध में हाँ मक्खी हाँ गिर जाए तो उसे डुबोया करो सही तरह और फिर खाया करो। ठीक है, हाँ, तो ये तो इससे ही हदीस है, इस पे क्या है? ये तो ये आप सही है। कौन सा बोल रहे दुनिया की बहुत बड़ी स्टूपिड बात है, आपको पता है कि मक्खी के परों में क्या होता है? हैं? एक में ये पॉइजन होता है, दूसरे में उसका क्योर होता है। अच्छा तो मुझे बताएं उसकी टांगों में क्या होता है फिर? टांगों का नहीं बताएं। पता मुझे। तो चंदा मेरे, आपने लगता है कि 5वीं क्लास की जो है ना साइंस, जनरल साइंस, वो भी ध्यान से नहीं पढ़ी, क्योंकि मक्खी के परों में तो कुछ होता नहीं होता, जितने भी जर्म्स होते हैं ना वो उसकी टांगों में ही होते हैं, क्योंकि उसकी टांगों के ऊपर स्पेशल हेयर होते हैं जो कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ट्रैप करते हैं। वो जाती है पहले, कोई जाके बाहर भाग के आता है, उस पर बैठती है, फिर उठ के आती है, आपके दूध में गिरती है। तो भाई उसके पर में तो बीमारी और शिफा पता नहीं है कि नहीं है। ठीक है, ये बल्कि नहीं है साइंटिफिकली कुछ भी प्रूव उसके परों प्रूव में। स्टेटमेंट। हाँ ये साइंस ये से प्रूव स्टेटमेंट है, प्रूव। मगर मसला ये है कि आपको, आपने अपनी 5वीं क्लास की साइंस भी जो है ना, जनरल साइंस, वो ध्यान से नहीं पढ़ी। ठीक है, अगर आपने तो पढ़ी आप होती तो इतनी बड़ी बड़ी डायग्राम्स 5वीं क्लास की साइंस की टेक्स्ट बुक में लगी होती हैं कि मक्खियां कैसे जर्म्स को ट्रांसमिट करती हैं, उनकी टांगों के ऊपर सारे जर्म्स चिपक जाते हैं, वो जाता है किसी की पोटी पे बैठता है, किसी की उल्टी पे बैठती है, हाँ, वहां से सारे जर्म्स उठाती है और लाके आपके खाने में डाल देती है अपनी तो टांगों हमारे से, हमारा अपने पैरों से नहीं। टांगे पैरों से बहुत नीचे होती हैं। ठीक है, सबसे ठीक है पहले जब दूध में मक्खी ठीक है गिरती है तो उसकी टांगे नीचे गिरती हैं। ठीक है, ठीक है, मक्खी को जवाब टांगे दे दूं। ऊपर नहीं फ्लाई कर रही होती, नीचे करके कर रही होती हमारा है। जो जो मक्खी आप कह रहे हैं, मक्खी का जो भी टांग होता है उसके लिए हमारी बॉडी ऑलरेडी डाइजेस्टिव जूसेस प्रोवाइड करती है जो इन जर्म्स को खत्म करते हैं। और जो आप मक्खी का कह रहे हैं जितनी अच्छा, इसमें इसके हाथ। अच्छा यानी मक्खी जो है वो आपके आपके डाइजेस्टिव जूसेस जो है मक्खी का हर जर्म मार देते हैं जो वो लेके आती है। हाँ, तो इवन मेरे जितने मेरे आपके चांद, हाथ ये में है ना टीबी कैसे लग जाती है लोगों को? टीबी आपकी बॉडी मार देती है, मुझे बताओ। और टीबी, मुझे अरे बताओ, टांगों टीबी के का जरिए जर्म जो से है, आप उसने जैसे। आपके, उसने आपके स्टमक में जाना होता है या आपके लंग्स में जाना होता है? बताओ ना जरा। अरे मैं टांगों के जरिए जो आप बोल रहे हो ना, गोबर वोबर का, मैं उसका बोल। अच्छा, बड़ी साइंस ठीक आपने है निकाली छोड़े, है यार, वाह वाह वाह। छोड़े छोड़े, मैं यकीन करो और हम एक ना हदीस किसी बता। मक्खी से ना रिश्तेदारी कर लें,
क्योंकि मक्खी में तो बड़ा बड़ी शिफा है, आपके बच्चों के पर निकलेंगे और आपके बच्चे जो है ना हर तरफ उड़ते फिरेंगे, फिर आपका बच्चा कहीं दूध में गिरेगा एक, ठीक है, और उसके एक पर में बीमारी होगी तो एक पर में शिफा। तो आप क्या कीजिएगा, आप जब मक्खी से शादी करेंगे ना, जो पर होंगे ना दोनों, आप एक पर उतार लीजिएगा जिसमें शिफा है, उसकी दवाइयां बनाइएगा, पूरी दुनिया में बेचिएगा। अरे ठीक है भाई भाई, आप तो बातें ऐसे कर रहे हो जैसे मक्खी आपकी खाला की बेटी है, या मक्खी आपकी होने वाली, आपकी मक्खी ने आपने मंगनी की हुई है, मक्खी ने आपको अपने पेट के सारे राज बताए हुए हैं फोन कर करके, हाँ जी मेरे भाई ये देखो मेरे इस पर में बीमारी है तो इस पर में शिफा है। ठीक है, आप तो यार मतलब यहाँ तो हजरत मोहम्मद की को मक्खी रिश्तेदार थी या आपकी मक्खी रिश्तेदार है कि आपको ये बात कंफर्म हो गया? तो मुझे बताएं कि अभी तक आपको वो वाला पर क्यों नहीं मिला जिस पर में शिफा होती है? अच्छा कोई नहीं, कैंसर का इलाज करें, तिब्बे नबी कैंसर का उससे इलाज करें यार। ठीक है, अच्छा ओ भाई बवासीर का इलाज करें, उससे बवासीर का इलाज करें उस पर से जिस पर में शिफा होती है। ठीक है, समझ गए आप? तो आप कर सकते हैं ना, आप क्या किया करें, बल्कि उससे रेबीज का इलाज करें, कैंसर का इलाज करें, HIV भी नहीं होगी, मक्खियां खाया करें। करने से पहले उसकी शिफा है खाली। एक काम किया करें, आप जमा करने से पहले एक मक्खी डाला करें फिर जमा किया करें ताकि कोई बीमारी ना लगे। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि एक पर में उसके बीमारी है, बीमारी अंदर जाएगी, जब दूसरा पर साथ अंदर जाएगा उसमें शिफा है, फिर कोई भी बीमारी शिफा के उत्ते जिंदा नहीं रह सकती। तो आप पता है क्या किया करें, जमा करने लगे तो पहले मक्खी डालें अंदर, ठीक है, उसके बाद जमा करें। सही है? आप तो भाई मैं कहता हूं, आप हिंदुओं को कहते हो कि वो गोबर खाते हैं, यकीन करें आप क्या किया करें, एक मक्खी डाल दिया करें गोबर में, वो सब गोबर शिफा हो जाएगा, खाया करें। ऊंट के पेशाब में मक्खी डाल के खाया करें। ठीक है, मक्खियों का मिल्क शेक बना के खाया करें, क्योंकि एक बार में तो शिफा है ना भाई, आप खा सकते हैं, कोई मसला नहीं है। जबरदस्त बड़ी मुसलमान की ये है कि वो मक्खियां खाते हैं, है ना? अरे जो बियर गिल्स है वो नहीं इन कीड़ों को ऐसे ही खाता है, उसको क्यों नहीं कुछ होता है? यार मैं तो दूसरे की तो बात नहीं करते, आप मक्खियां क्यों नहीं खाते मुझे ये बताएं, आपने मक्खी खाई है कभी? अरे वो क्या मक्खियां, वो तो सांप भी ऐसे ही खाता है, सांप का पेशाब भी पीता है वो, उसको क्यों नहीं कुछ हुआ अभी? आप मक्खी खा सकते हैं वैसे, मुझे ये बताएं। अरे आपने पता है क्या आर्ग्यूमेंट दिया, मक्खी की टांगों में जर्म्स है, ये कोई सेंस ही नहीं बनाता यार। मैंने आपको बोला उसकी विंग्स में एक में पॉइजन है एक में क्योर है, वो अभी साइंस ने प्रूव किया, आप टांगों से पोटी ला रहे हैं भाई, क्या? अच्छा, तो आप पता क्या कर रहे हैं, आपको ना लॉजिक नहीं समझ आ रही, आपको लॉजिक नहीं समझ आ रही भैया। आपके हाथ साफ हैं, आपके हाथ अभी साफ हैं कि नहीं? हाँ मतलब साफ नहीं है, पूरी तरीके से साफ नहीं। अच्छा, हाथ आपके साफ है कि नहीं है? हाथ साफ है कि नहीं है? तो यार चंदा मेरे जवाब तो दो ना, हाथ साफ है कि नहीं, या अभी हाथ पे कोई गंदा काम करके बैठे हो? नहीं मतलब हाथ साफ नहीं है। हाथ साफ है तो आपके हाथ साफ होने का ये मतलब है कि आपने नहीं, अच्छा नहीं है तो, मगर चले हाथ तो आपके वैसे ही साफ नहीं है, मगर ये याद रखिएगा कि आपके पांव या आपकी तशरीफ साफ होना हाथ साफ होने की गारंटी नहीं है। ठीक है, समझ गए बात मेरी? कई लोग होते हैं टिश्यू पेपर नहीं सही इस्तेमाल करते, सही तरह धोते नहीं है, तो उनके बहुत से ऐसी चीजें होती हैं जो गंदी रहती है, नहाते नहीं है तो गंदी रहती हैं। ठीक है, खाली मक्खी का मसला यह है कि मक्खी ने कोई शावर नहीं बनाए होते, मक्खी कोई बात नहीं ले रही होती, और मक्खी कोई एंटीसेप्टिक नहीं है, मक्खी ने कोई हैंड सैनिटाइजर नहीं रखा होता कि हर वक्त अपनी टांगों में मार के उसको साफ करती रहे। मक्खी जाती है पोटी पे बैठती है, मक्खी के टांगों को पोटी लग जाती है और उसके अंदर से फिर जो है ना आगे सारा काम शुरू हो जाता है। ठीक है, आपको ये बात समझ नहीं आ रही? आप ज्यादा हंसाते हो, मैं आपको ये नहीं, मैं ज्यादा हंसाता नहीं हूं, मैं आपको जो सच बता रहा हूं वो आपको समझ नहीं आ रहा कि मक्खी के पांव में जो जर्म्स होते हैं वो आपने 5वीं क्लास की साइंस की बुक भी ध्यान से नहीं पढ़ी थी, तो मैं क्या कहूंगा। आपके हाथ में जर्म्स है, आपका हाथ आपके मुंह में कितनी बार जाता है? क्या आपका अभी मास्क लगा के मैं वैसे बता रहा हूँ कि आपका हाथ कभी ना कभी तो आपके मुंह में जाता ही होगा ना, वैसे बिना धोए या ऐसे, वैसे हाथ में पता है कितने जर्म्स होते हैं। इसके लिए बॉडी में ऑलरेडी वो सारी चीजें डाइजेस्टिव जूसेस प्रोवाइडेड है कि ये छोटी मोटी आपको मैं कोई ना साइंस की जुबान में ऐसी ऐसी गालियां दूं ना कि आपको समझ लग जाए। समझ आई बात? आप जितने स्टूपिड हैं ना, मुझे आपके मुंह पे कहना पड़ रहा है, मैं लोगों को नहीं कहता मुंह पे, मगर आप बड़े स्टूपिड हैं। सही बात है, स्टूपिडिटी की वो इंतहा आप पे खत्म हुई है ना, और मेरे चांद दुनिया में बहुत से जर्म्स ऐसे हैं जो जिनको हमारा इम्यून सिस्टम मार देता है, बहुत से ऐसे हैं जिनको नहीं मार सकता। टीबी का जर्म आपका और मेरा इम्यून सिस्टम उससे प्रॉपरली डील नहीं कर सकता। ठीक है,
हेपेटाइटिस के जर्म से नहीं कर सकता प्रॉपर्टी डील। कॉलेरा जब फैलता है तो वो इसी तरह फैलता है जिस तरह मैंने आपको बताया, ठीक है। बहुत से दुनिया में जितनी भी बीमारियां हैं ना जो लगती हैं इंसानों को, मेजॉरिटी के जर्म्स आप कंट्रोल नहीं कर सकते, ठीक है। एक आदमी जिसको कोविड हुआ, अगर उसने कहीं थूका, उस पर मक्खी बैठ गई तो सारा वायरस उसके पांव में लग गया। वो मक्खी आके आपके मास्क पे बैठ गई, आपके खाने में बैठ गई, तो वो वायरस आपके अंदर भी जा सकता है और उससे आपको कोविड लग सकता है। टीबी फैलने का तो बहुत सिंपल तरीका कि टीबी वाले लोग क्योंकि खांसते रहते हैं और वो थूकते हैं और उस थूक के अंदर उनका स्पूटम होता है, और उस स्पूटम को जब उसके ऊपर मक्खी बैठती है, फिर वो मक्खी जाके किसी के खाने पे बैठती है, किसी के नाक पे बैठती है, किसी के हाथ पे बैठती है, और वो स्पूटम के अंदर जो जर्म्स होते हैं वो सारे उस मक्खी की टांगों के जरिए इंसान के पास चले जाते हैं। आप और मैं उतने जर्म्स इसलिए नहीं फैला सकते कि हम इतना ना उड़ते हैं ना इतनी जगहों पर जाते हैं। मक्खियां जो हैं क्योंकि फ्लाइंग इंसेक्ट्स हैं, उनका जो रेंज है कि वो ट्रांसमिशन जो करती हैं जर्म्स की, वो हमसे बहुत ज्यादा है, ठीक है। ये बेसिक साइंस है जो 5वीं में पढ़ाई जाती है। मगर मसला यह है कि आप कुरान पढ़ के और सिर्फ जो है ना, क्या मैं कहता हूं, ऊंट के पेशाब पर रिसर्च कर सकते हैं, आपने कभी एक किताब भी पढ़ने की कोशिश नहीं करनी, ठीक है। तो मेरे भाई आप ऐसा करते हैं, मक्खियां बड़ी पाक साफ अच्छी जानवर है, उनके एक पैर में शिफा होती है, आप मक्खियों का मिल्क शेक बना के पिया करें, ठीक है। जब आप जमा करेंगे ना नेक्स्ट टाइम, तो आप दुआ से पहले फिर मक्खी भी डाल लेना, ठीक है, ताकि कुछ बेहतर हो जाएगा। सही है, हाँ। एक और हदीस है, एक और हदीस। शुक्रिया यार। आप क्या चाहते हो कि मैं एक और हदीस की ऐसी की तैसी करूं, इधर ऐसी तैसी करूं, मैं बेइज्जती करूं, और चल एक और की भी करा लें, चलें, ठीक है। उसमें बुखारी शरीफ में हदीस है कि आखिरी टाइम में जो है लोग, जो मतलब चरवाहे हैं, वो टॉल बिल्डिंग्स बनाएंगे, जो कि अभी आप देख सकते हैं। तो इसके बारे में क्या कहना? यार सिर्फ चरवाहे ही बनाएंगे? सारी दुनिया बना रही है, तो चरवाहों ने बना लिया तो क्या हो गया? ये स्पेसिफिकली उनके लिए बोला। मुझे एक बात बताएं ना, हजरत मोहम्मद की ये प्रेडिक्शन तब ठीक होती सिर्फ चरवाहे ही बना रहे होते। चरवाहों से तो बहुत पहले दुनिया की सबसे पहली टॉल बिल्डिंग्स किन्होंने बनाई? आपको पता है दुनिया की सबसे पहली टॉल बिल्डिंग किसने बनाई थी? वो बुर्ज खलीफा है ना अभी सबसे टॉल। नहीं, जो दुनिया में जो तकरीबन 3000 साल तक दुनिया की सबसे टॉल बिल्डिंग थी, वो किसने बनाई थी? 3000 साल तक? वो नहीं पता। हाँ हाँ हाँ। आपको पता है हजरत मोहम्मद बड़े मासूम थे ना? हजरत मोहम्मद मासूम नहीं थे, बद्दू थे, उनको बेचारे को नहीं पता था। हजरत मोहम्मद से को 1000 किलोमीटर दूर ना, समझ क्यों, 1500 किलोमीटर दूर मिस्र में दुनिया की सबसे ऊंची इमारत थी, जो कि 3000 साल तक दुनिया की सबसे ऊंची इमारत रही। वो था पिरामिड ऑफ कूफू, ग्रेट पिरामिड जिसे आप कहते हैं। आईफल टावर ने उसका रिकॉर्ड तोड़ा था 19वीं सदी में, ठीक है। तो ऊंची इमारतें बनाएंगे, ये प्रेडिक्शन जैसे को बहुत ही बड़ी, दुनिया में हर बंदा आज ऊंची इमारतें बना रहा है, इसमें क्या मसला है? आज हम जिस बिल्डिंग में बैठे हैं ना, आज आप दुनिया के हर शहर में आपको 30 स्टोरी 40 स्टोरी बिल्डिंग्स मिल जाती हैं, ठीक है। हजरत मोहम्मद के दौर में जो दुनिया की सबसे ऊंची इमारत थी ना, उससे बहुत ऊंची है। आप मुंबई में चले जाएं, आपको 100 स्टोरी बिल्डिंग्स मिल जाएंगी, ठीक है। आप दिल्ली चले जाएं, आपको वहां भी इतनी इतनी ऊंची मिल जाएंगी। ढाका चले जाएं, वहां चले जाएंगे। आप इस्लामाबाद चले जाएं, आपको 30 मंजिला ऊंची, 35 मंजिला ऊंची इमारतें मिल जाएंगी, ठीक है। तो सिर्फ बद्दू ही नहीं बना रहे, हाँ ना। तो आप क्या चाहते हैं, आप क्या समझते हैं कि इतना मॉडर्न दौर आ गया तो अरबों ने ऊंची बिल्डिंग्स कभी भी नहीं बनानी थी? उनके पास ऑयल के अलावा और कोई सोर्स भी नहीं था ना, वो तो ऑयल का कुछ पता। इसका मतलब है कि आप अपनी बात को खुद ही झूठा कर रहे हैं ना, कि ये कोई मिरेकल तो नहीं है ना, ये तो ऑयल मनी है। ऑयल मनी ने ऊंची बिल्डिंग तो बनानी थी, इसमें क्या मसला है? तब मतलब, और दूसरी बात है कि ये सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी भी है ना। अब अरब क्योंकि इस्लाम को मानते हैं, उन्होंने देखा कि रसूल अल्लाह ने ये हमारे बारे में प्रोफेसी की थी कि हम ऊंची बिल्डिंग्स बनाए, तो उन्होंने कहा चलो अब हम दुनिया की सबसे ऊंची बना देते हैं ताकि रसूल अल्लाह की प्रोफेसी पूरी हो जाए। प्रोफेसी खुद नहीं पूरी हुई। प्रोफेसी अगर नेचुरल तरीके से पूरी हुई होती तो तब हम मानते। आज क्रिश्चियंस और जूज में भी एक प्रोफेसी है कि मस्जिद अक्सा तोड़ी जाएगी और हैकल दोबारा बनेगी। अगर मस्जिद अक्सा तोड़ के आज इसराइली हैकल दोबारा बना लेते हैं तो फिर वो भी प्रोफेसी पूरी हो जाएगी, फिर उनका सच्चा हो जाएगा, ठीक है। ये इन्हें कहते हैं फुलफिलिंग प्रोफेसीज, कि आप लोगों में एक प्रोफेसी फैला देते हैं, फिर लोग कहते हैं चलो इसको पूरा करते हैं, तो अरबों ने पूरी कर दी, इसमें क्या है, ठीक है। आपने मतलब आप कभी इमेजिन भी करते हो क्या हो कि अगर मतलब खुदा सच्ची में एग्जिस्ट करता? आप बड़े सादे हो मेरे प्यारे भाई, आप मक्खियां खाने वाले मेरे प्यारे भैया, आप बहुत सादे हो। आप दुनिया की बेवकूफ तरीन चीजों को प्रोफेसीज मानते हो।
मसला हमारा नहीं है, आपका। मैं तो यही कहूंगा, ठीक अल्लाह है आपको हिदायत ही दे, आप और थोड़ी रिसर्च कर और यार, अल्लाह ने बेहतर आपको बने। जो हिदायत दी हुई है कि आप मक्खियां खा रहे हो, मुझे ऐसी हिदायत तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए। ठीक है, और ऐसा अल्लाह ही नहीं चाहिए गधा जो कहता है लोगों को मक्खियां खाओ। आप जिन साइंटिस्ट के बोलते हो ना, ये आइंस्टाइन न्यूटन सारे खुदा में बिलीव करते थे, और इवन न्यूटन ने खुद कहा है, मोर आई नो अबाउट साइंस मोर आई नो अबाउट गॉड। इवन साइंस, इवन आइंस्टाइन ने कहा है कि गॉड डजंट प्ले विद डाइस, मतलब आइंस्टाइन ने एटलीस्ट कलमा क्यों नहीं पढ़ लिया, न्यूटन ने कलमा क्यों नहीं पढ़ा, बताओ मुझे। कलमा नहीं, मुसलमान क्यों नहीं हुए? एटलीस्ट एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड में तो बिलीव ओ करते थे। भाई, आप आप अपने दिल को तसल्ली दे रहे हो। आइंस्टाइन किसी खुदा को नहीं मानता था। आइंस्टाइन जिसको खुदा कहता था ना, वो लॉज ऑफ द यूनिवर्स हैं। दूसरी बात है कि न्यूटन क्रिश्चियन था, क्योंकि उस टाइम साइंस ने बेचारी ने तरक्की नहीं की थी। ठीक है, और दूसरी बात है कि साइंसदान की साइंस को देखते हैं, उसके अकीदे को नहीं देखते। आप ठीक तक है, तो आयतें पहुंचती है, कल को आपको इस बात पे जवाब देंगे, आप आयतें कहते हैं आयतें तो भाई साइंस के जिस मेयार पे देखो, आयतें जहालत हैं सारी की सारी। अभी आपने 3 आयतें पेश की, 2 हदीसें पेश की, एक भी खड़ी नहीं हो सकी। जैसे ही मैंने उनके बखिए उधेड़ने शुरू किए, आप एक एक करके एक एक आयत और हदीस को छोड़ते आए हो। ठीक है, समझे बात? अपनी मर्जी से आपको बात इतना करें। भागना इसलिए पड़ रहा है क्योंकि आप झूठ को डिफेंड कर रहे हैं। समझ गए मेरी बात? अगर आप सच को डिफेंड कर रहे होते ना, तो आपको इतनी, मैं कहता हूं, मेंटल जिम्नास्टिक नहीं कर रहे आप मेंटल जलाब कर रहे हो भाई। पता जलाब भाई किसको फिर कहते हैं? खुद भाई फिर खुद पछताएगा जब मर जाएगा ना। वो मैं नहीं पछताऊंगा मेरे चांद, चंदा मेरे। भाई आप पछताओगे क्योंकि आप पूरी जिंदगी अपनी जाया करोगे, मर जाओगे, खत्म हो जाओगे, जिंदगी में कुछ भी नहीं करके गए। अरे ठीक जिस है, जिस खुदा ने मुझे हम तो कुछ कर रहे हैं ना। पानी के कतरे से पैदा किया, वो मुझे जिंदा भी कर देगा ऑब्वियसली। कोई नहीं, आपको जलाब का मतलब पता है? जुलाब, हाँ, हो जाता है ना वो पेट में शायद। हाँ, तो बस आपको मेंटल जिम्नास्टिक नहीं, मेंटल जलाब हुए हैं। चलें, ठीक है, सही है, ओके, थैंक यू। तो भाई ये इनको ना, ये मोमिनीन ऐसे हैं कि इनको मेंटल जलाब हुए हैं लिटरली। मतलब इनको समझ नहीं आती, इनको जितना मर्जी समझा दो, ऐसे मतलब अफसोस होता है कि ये यंग बच्चे हैं और दिमाग अपना जो है ना, हजरत मोहम्मद की अलमारी में रख के भूल गए हैं। ठीक है, हजरत मोहम्मद ने दिमाग में इनके बम फिट कर दिया और वो बम लेके फिरते रहते हैं। यानी इतनी स्टूपिड आयतें और हदीसें हैं ये, कि इन लोगों को नजर ही नहीं आता इंसान को मजहब कैसे अंधा और पागल करता है। वो आप सुन्नियों से बात कर लें, टुनियों से बात कर लें, क्रिस्टुनियों से बात कर लें, खालिस टुनियों से कर लें, किसी से भी कर लें, सारे के सारे जो है ना, ये मजहब के नशे में टुन हैं, पागल हो चुके हैं। इनको समझ ही नहीं आती कि सोचना कैसे है, सोचने का मेथड ही कोई नहीं इनको पता। यानी देखें, अगर इस बच्चे ने 5वीं क्लास की जनरल साइंस की किताब ध्यान से पढ़ी होती और क्लास में टीचर की बात को ध्यान से सुना होता, तो ये बेवकूफ इस बात पे अपनी तरफ से हंस रहा था कि जी मक्खी की टांगों में जर्म्स होते हैं। यार मुझे समझ नहीं आती कि ये क्या था उस टाइम। ये मदरसे में पढ़ रहा था, चलो मदरसे में पढ़ रहा हो तो मौलवी कुछ और पढ़ा रहे होते हैं, ठीक है, मौलवी ने साइंस क्या पढ़ानी है। मगर समझ नहीं आती कि इतने बेवकूफ कि एक जरा सी भी बात इनको नहीं पता, इतने जाहिल कि यार पागल ही हो गए हैं ये लोग। इनको लिटरली कुछ नहीं पता कि मक्खी, और इतनी कॉमन सेंस भी काम नहीं कर रही कि मक्खी जब जाके पखाने पे बैठती है शिट के ऊपर, तो मुझे बताएं कि वो क्या अपने परों से बैठती है? वो भाई टांगों से ही बैठती है ना। तो जिस टांगों पे पोटी लग गई है, तो वो टांगें बड़ी साफ हैं। और हजरत मोहम्मद को तो पता ही नहीं था कि भाई इससे पहले कि मक्खी के पैर अंदर जाएं, बात यह है कि वो कहीं अबू बकर हक के आया था मैदान में। ठीक है, तो वो एक मक्खी गई जाके उसकी पोटी पे बैठी। ठीक है, पोटी उसकी टांगों को लग गई, इधर हजरत मोहम्मद दूध पीने लगे। ठीक है, वो मक्खी आगे दूध में गिर गई। हजरत मोहम्मद ने मक्खी को बकायदा जो है ना मिल्क बाथ दिया सही तरह अंदर, और हाँ 1 2 3 7 बार। ठीक है, 7 डुबकियां देने के बाद हजरत मोहम्मद ने मक्खी निकाली, फेंक दी और घटाघट दूध पी गए। अब मसला ये है कि ये क्या है भाई, हम इधर हिंदुओं का मजाक उड़ाते हैं, औरों का मजाक उड़ाते हैं कि तुम जी फलां की शिट और फलां का यूरन पीते हो। तो भैया ये अगर हजरत मोहम्मद ने ये काम किए थे, तो आपको क्या पता हजरत मोहम्मद क्या क्या पी गए हुए थे? ठीक है, क्वांटिटी बहुत थोड़ी थी, मगर पी तो गए थे ना। और दूसरी बात है कि अल्लाह के नबी को अल्लाह ने यह नहीं बताया कि मक्खी के एक पैर में बीमारी और मक्खी के दूसरे पैर में शफा है। जो भी नहीं है, उल्लू के पट्टे जो कुछ है उसकी टांगों में है। ठीक है, टांगों से तुम्हें टीबी करेगी, टांगों से तुम्हें कॉलरा करेगी, टांगों से तुम्हें
फ्लू वायरसेस बांटेगी, हर गंद तुम्हें टांगों से बांटेगी, ठीक है। और तुम इतने गधे हो कि तुम्हें नहीं पता। और बातें क्या करते हैं, पता चल भाई मक्खियों का जूठा जब आप खा रहे होते हैं तो आप तो पता नहीं किस किस की शिट और किस किस की स्पिट और किस किस की वॉमिट खा रहे होते हैं असल में, ठीक है भैया। मक्खियां ऐसी होती हैं कि वो जाती हैं किसी जगह पे गंदी पे बैठती हैं, उस जगह पे गंदे गंदे जो है वो स्पोर्स होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के, पैरासाइट्स के, वो पोर्स उठाती है, स्पोर्स उठाती है, उन्हें लाके आपके खाने में डालती है। अगर आप उस खाने को अटेंड ना करें तो कुछ दिन बाद उसमें लुड़ियां या मैगट्स चल रहे होते हैं। वो मैगट्स इसलिए होते हैं कि उसके स्पोर्स मक्खी अपने टांगों पर लगा के ले आई होती है, ठीक है। मक्खी जो है वो माइक्रो वर्ल्ड के लिए एक बहुत बड़े फैसिलिटेटर का काम करती है कि एक नई जगह वहां पे कोई इंफेक्शन, कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही नहीं है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जैसे आज तो हम जब एक्सपेरिमेंट्स करते हैं तो कैसे करते हैं, पीटरी डिश के अंदर थोड़ा सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म लगाते हैं, फिर वो मल्टीप्लाई होता है। ये काम मक्खी करती है कि आप वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म किसी और जगह से उठाती है और दूसरी जगह पे ले जाके उसको रख देती है, और वो क्या करता है फिर वहां पे मल्टीप्लाई होने लग जाता है। तो ये बातें ये कहते हैं बड़ी साइंस है जी कुरान में, हदीस में। अल्लाह ने तो, अल्लाह को तो सब कुछ पता था 1400 साल पहले। हजरत मोहम्मद को जो ये बात पता थी कि एक मक्खी के पर में बीमारी है, दूसरे में शिफा है, ये नहीं था पता उनको कि जो कुछ है वो उनकी टांगों में है, शिट वॉमिट, कोई दुनिया का हर गंदी चीज उसकी टांगों में। हजरत मोहम्मद को तो पता ही नहीं था। ये बेचारे ऐसे कोई नमूने हैं ना कि बस क्या ही बंदा करे। अच्छा जी, रेहान ने कहा चिट्टे अनपढ़ लोग कसम से नहीं, चिट्टे अनपढ़ नहीं है। चिट्टे अनपढ़ होते तो मुझे अफसोस ना होता। लिटरली इनकी जहालत पे गुस्सा आता है, मुझे रहम आता है इनके ऊपर कि यार इतना भी कोई जाहिल हो सकता है यार, हद नहीं होगी कितने ये जाहिल है, ठीक है। आगे चलें जी। मिकी बख्शी ने कहा मक्खी से हैजा कैसे होता है, इनसे पूछिए जरा। नहीं, उसको नहीं पता ना। हैजा भी इसी तरह होता है कि बेसिकली जो हैजा होता है उसके जरासीम मक्खी की टांगों पे लगते हैं जर्म्स, और जाके वो जिस चीज को आप खा रहे हैं उस पर बैठ जाती है, हैजा के जर्म आपके अंदर चले जाते हैं, आप बीमार हो जाते हैं। सिंपल सी बात है। इन लोगों को मैं कह रहा हूं ना, शायद मैं पांचवीं भी एग्जैजरेट कर रहा हूं कि मक्खियां कैसे जर्म्स फैलाती हैं। ये बच्चों को दूसरी तीसरी, मेरे ख्याल है तीसरी से 5वीं क्लास के दरमियान में शायद 2 क्लास में बता दिया जाता है। तो क्या साइंस की बुक इस बंदे ने नहीं पढ़ी कि इसको नहीं पता? यानी इतनी बेसिक बातें मजहब की अंधी अकीदत इनके दिमागों पे पट्टियां मान देती है। मिकी बख्शी बहुत शुक्रिया, रेहान शुक्रिया। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।